तुमको देख रहा है बेटा ठीक से? यार ठीक है, देखिए हमारा जो चैप्टर है अब इशू ऑफ डिवेंचर्स। लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स आर ऑल्सो इशूड टू रेज फंड्स। जैसे पैसे बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? फंड चाहिए। अब फंड का अरेंजमेंट करने के लिए जिस तरीके से हमने शेयर्स इशू किया था वैसे ही अब हम डिवेंचर्स इशू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होता है, अ डिवेंचर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट issued by the company to raise long term funds. A debenture is a financial instrument issued by the company to raise long term funds, तो डिवेंचर के इसमें डेफिनेशन में हमें तीन बातें इंपॉर्टेंट हो गई कि डिवेंचर क्या है। एक, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डिवेंचर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या बात इंपॉर्टेंट है कि डिवेंचर सिर्फ कंपनी ही इशू कर सकती है, नो अदर एंटिटी कैन इशू डिवेंचर्स टू रेज फंड। अदर एंटिटी मीन्स एनी बिजनेस एंटिटी एक्सेप्ट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट इशू डिवेंचर्स, a proprietorship firm cannot issue debentures. Only a company can issue debentures for the purpose of raising long term funds. Long term पैसा जमा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही डिवेंचर्स इशू कर सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अ डिवेंचर is an acknowledgement of debt. डेट का मतलब हो गया कर्जा। देखिए दो पार्टी हो गई, एक तो हो गई कंपनी और दूसरी पार्टी हो गई इन्वेस्टर्स या डिवेंचर होल्डर्स। इन्वेस्टर्स कौन? जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे और उनको हमने कंपनी ने डिवेंचर्स दिया और इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। क्या खरीदे इन्वेस्टर्स ने? डिवेंचर। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपना पैसा दिया है, कंपनी को ये पैसा मिला है, कंपनी ने क्या इशू करा इनको? डिवेंचर्स। तो डिवेंचर इस बात के लिए इशू करा है
ये डिवेंचर जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, ये सबूत है, एक प्रूफ है, एविडेंस है कि इन लोगों ने कंपनी को पैसा दे रखा है। तो सबूत की क्या जरूरत पड़ी, इस चीज को एविडेंस की क्या जरूरत पड़ी हुई है, क्योंकि ये डेट है, डेट कर्जा है कंपनी के ऊपर। जब हम फंड रेज करते हैं तो हमारा दो तरीका होता है फंड रेज करने का। बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं, एक तो हम ओन्ड कैपिटल लगाते हैं, ओनर्स कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। डिवेंचर्स को हम, ये जो डिवेंचर्स है ये आपका, ये बोरोड कैपिटल कहलाता है। व्हाट इज दिस? बोरोड कैपिटल। बोरोड का मतलब उधार लिया हुआ कैपिटल। उधार लिया है तो इस बात में प्रूफ भी तो चाहिए ना कि हमने, कंपनी ने उधार लिया है, किससे? इन्वेस्टर से। इस बात को कौन एक्नॉलेजमेंट करता है, कौन एक्नॉलेज करता है? डिवेंचर। तो हम ये कह सकते हैं डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ठीक। अब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ने भी डिवेंचर को डिफाइन किया है कि डिवेंचर में क्या क्या होता है। तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं एज प्रोनाउंस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 30, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। ये नोट कर लिया था? तो देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डिवेंचर को डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, डिवेंचर includes डिवेंचर स्टॉक, कॉमा, डिवेंचर includes डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट issued by the company, issued by the company evidencing a debt, evidencing a debt, whether issued on a charge of assets, whether issued with or without charge on asset। ठीक है, whether issued with or without charge on the assets of the कंपनी। अब देखो इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ने डेफिनेशन हमको दी है। ये डेफिनेशन हमको यहां तक तो समझ में आ रही है कि डिवेंचर में सिर्फ डिवेंचर ही नहीं होता है, डिवेंचर स्टॉक भी होता है और बॉन्ड्स, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अगर बॉन्ड्स की बात करें तो उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिवेंचर जैसी होती है, ये भी डिवेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड्स। और इस नेचर का कोई और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर है ना, इश्यूड बाय द कंपनी एविडेंसिंग ए डेट, कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपनी के ऊपर कर्जे को प्रूव करता है कि हां कंपनी ने कर्जा ले रखा है, उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, तो वो क्या कहलाएगा? डिवेंचर। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि ये प्रूव करे कि कंपनी ने कर्जा लिया है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके कंपनी ने क्या लिया है? डेट। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट अगर ये प्रूव करता है तो वो डिवेंचर कहलाता है। अब देखिए
इशूड विद और विदाउट चार्ज। विद और विदाउट चार्ज का मतलब हो गया बेटा मॉर्गेज। चार्ज का क्या मतलब हो गया? मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब हो गया गिरवी रखना। कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, क्यों डिवेंचर इशू कर रही है? लॉन्ग टर्म फंड्स इशू करने के लिए, रेज करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म फंड्स जब रेज करेगी कंपनी, सपोज मैं कंपनी हूं, आप डिवेंचर होल्डर्स हो, मैंने बोला भाई हमारे डिवेंचर्स खरीद लीजिए आप लोग, तो आपने बोला ठीक है हम खरीद लेते हैं। आपने डिवेंचर्स खरीदे, हमने आपको डिवेंचर इशू करे, आपने पैसा लगा दिया। तो ये जो इश्यू ऑफ डिवेंचर है ये विदाउट चार्ज है। क्या हम में और आपके बीच में गिरवी रखने के लिए कोई चीज डिस्कस हुई? नो। हमने डिवेंचर इशू करे और आपने परचेस कर लिया। अब सेकंड केस देखिए, मैं कंपनी हूं, आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, हमने बोला भाई हमारे डिवेंचर्स खरीद लीजिए आप। आपने कहा कि हम आपके डिवेंचर्स तो खरीद लेंगे, लेकिन हम सिक्योर कैसे रहेंगे भाई? कल को हमारा पैसा डूब गया तो हमने कहा नहीं नहीं, हमारे डिवेंचर्स क्या है? सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर्स कैसे हो सकते हैं बेटा? सिक्योर्ड डिवेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। जो फर्स्ट केस में मैंने आपको डिवेंचर इशू करे थे वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स थे। अब कैसे डिवेंचर इशू कर रहे हैं? हम सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रहे हैं। सिक्योरिटी किस बात की है? सिक्योरिटी है ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की असेट्स पर सिक्योरिटी। हमने कहा कि भाई हमारी प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रखी रहेगी। गिरवी किसके पास रखी रहेगी? डिवेंचर होल्डर्स के पास। ठीक है? डिवेंचर होल्डर एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द असेट्स। अगर आपका पैसा डूबेगा तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी पर आपका हक है। अब तो आप लोग सिक्योर्ड हो ना कि हाँ भाई अब पैसा लगाना ठीक है। तो ऐसे डिवेंचर्स जो कंपनी के असेट्स के अगेंस्ट इशू करे जाएं वो कहलाते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। और जहां पर बिना चार्ज के इशू करा जाए डिवेंचर्स को, चार्ज का मतलब गिरवी रखना, बिना कंपनी के असेट्स गिरवी रखे अगर डिवेंचर इशू करे जाते हैं तो वो कहलाते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। समझ में आ गया? तो बेटा ये जो चार्ज है, इसमें चार्ज किस पे हम क्रिएट करते हैं? ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है? चार्ज हम क्रिएट करते हैं। अब ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, चार्ज जो आपका होता है, दो तरह का चार्ज होता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन अ फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। कैसा चार्ज? फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज दो तरीके का होता है। अगर आप चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का मतलब दीज डिवेंचर आर इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द असेट्स। डिवेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द असेट्स। ठीक? और ये चार्ज कितने तरीके के बताया मैंने? दो। एक फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, दो तरह के चार्ज मैंने आपको बता दिए। अब देखिए हमारी असेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कंपनी में दो तरह की असेट्स होती हैं, एक फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट्स। पढ़िए ना बैलेंस शीट में, एक आपकी फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट्स, या इसको ही हम फ्लोटिंग असेट्स बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स जिसकी वैल्यू साल भर में चेंज नहीं होती है, इट रिमेन फिक्स्ड। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड है। और करंट असेट्स क्या होती है? इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है ड्यूरिंग द ईयर। डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब क्या है? फ्लोटिंग असेट्स। करंट असेट्स मतलब फ्लोटिंग असेट्स। तो देखो हम जब डिवेंचर्स को, सिक्योर डिवेंचर को इशू कर रहे हैं ऑन द चार्ज ऑफ द असेट्स, अगर हमने चार्ज क्रिएट कर रखा है अगेंस्ट द फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। समझे? और करंट असेट्स के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होगा वो कहलाता है फ्लोटिंग चार्ज। करंट असेट्स हमने डिवेंचर इशू रखा और सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट दे रखी है? करंट असेट्स के अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी दे रखी है, तो ये कहलाएगा आपका फ्लोटिंग चार्ज।
तो अभी आपको क्या क्या पता चल गया? हमें डिवेंचर की डेफिनेशन पता चल गई, डिवेंचर के दो टाइप पता चल गए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड के दो टाइप हो गए, सिक्योर्ड डिवेंचर्स के दो टाइप हो गए, सिक्योर्ड अगेंस्ट द फिक्स्ड एसेट एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट द करंट एसेट्स। Secured against the fixed assets are known as fixed charge debentures, है ना, और फ्लोटिंग चार्ज डिवेंचर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिवेंचर के इशू की, और डिवेंचर के इशू की बात करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें, शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या मेन डिफरेंस है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं शेयर्स और दूसरी तरफ अभी हम मेन बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मेन डिफरेंस ही डिस्कस करेंगे शेयर और डिवेंचर में। दोनों ही, चाहे शेयर्स हो या डिवेंचर्स, दोनों ही हमारे सोर्स है लॉन्ग टर्म फंड्स के। दीज आर द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ ऑफ दीज। सो व्हाट इज द डिफरेंस? शेयर्स आर द सोर्स ऑफ इंटरनल फंडिंग। अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड कहलाता है ये, है ना, ये ओनर्स फंड कहलाता है, सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। इट इज अ सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। किसका सोर्स है? ओनर्स फंड का। और डिवेंचर की बात करें, इट इज अ सोर्स ऑफ बोरोड फंड। इट इज अ सोर्स ऑफ बोरोड फंड। We pay dividend to the shareholders in return, as the people are investing in our company, तो हम बदले में उनको क्या देते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इज पेड। शेयर्स के केस में हम क्या देते हैं? डिविडेंड इज पेड। डिविडेंड इज पेड टू shareholders. In this case, we pay the interest to the debenture holders. यहां पर हम क्या देते हैं? ब्याज। यहां हम क्या देंगे? ब्याज। Interest is payable. Interest is paid to debenture holders. So what is the difference between dividend and interest? Suppose Garima has purchased 1000 rupees debenture of A Limited, and you also purchase 1000 shares of A Limited, and company committed to pay 10% return, 10% interest to the Garima, and 10% dividend to you, Yatharth. So rate of return is how much? What is the value of return? 10%. Means Garima will get rupees 100 as a interest and you will get rupees 100 as a dividend. Then what is the difference? Difference is that Garima will receive the amount of interest even in case of loss. Even if company suffers the loss, Garima will get the interest, but you will not. If company suffers loss, dividend is not payable, but interest is payable even in case of loss. Dividend is paid only in case of profit. Interest is paid in all cases, even in loss also. ठीक है?
Point number 3, dividend is payable in case of profit only. Dividend is payable in case of profit only. Interest is payable in loss also. Interest is payable even in case of loss. इंटरेस्ट जो है हम लॉस के केस में भी पे करते हैं. इंटरेस्ट इज पेबल इवन इन केस ऑफ लॉस. ठीक. इन केस ऑफ शेयर्स देयर इज अ वोटिंग राइट. 4th पॉइंट, वोटिंग राइट. जो शेयर होल्डर्स हैं, वी सर्व द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू द शेयर होल्डर्स and they join the meeting and present their vote cast. But in case of debentures, there is a no voting right. Debenture holders carry no voting right. No voting rights. These are internal, ऐसे लिख लीजिए, इंटरनल, एंड दीज आर एक्सटर्नल. शेयर्स का पैसा इंटरनल माना जाता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. और जो पैसा हम डिवेंचर इशू करके अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड. सो beside these differences there are many differences also. Some more differences are also there, but we have discussed the important one. Now we will discuss about the issue of debentures, how the debentures are being issued, what journal entry will be passed, what accounts are to be maintained. ये discuss करना है हमको. Similarly, as in case of shares, this chapter again bifurcated into two parts: issue of debenture for cash consideration and issue of debenture for consideration other than cash. Issue of debenture for cash consideration. Issue of debenture for cash consideration. Issue of debenture for cash consideration. Cash consideration means we will issue the debentures to the investors and we will receive cash from them. And second phase of this chapter, issue of debenture for consideration other than cash. Issue of debenture for consideration other than cash. Issue of debenture for consideration other than cash. यहां पर हम जब डिवेंचर इशू करते हैं इस केस में फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हम डिवेंचर इशू करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कुछ लिया है. यहां पे तो हमने कैश लिया है, इस वजह से डिवेंचर इशू करा है. डिवेंचर्स के बदले हमारे पास क्या आ रहा है? कैश.
यहां पर हमारे पास डिवेंचर्स के बदले कैश नहीं आता, कुछ और आता है, और में क्या आएगा? असेट्स. कैश इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ असेट्स. सिमिलरली इन दिस केस वी रिसीव असेट्स अदर देन कैश, समथिंग एल्स. ठीक है, तो दो पार्ट में बेटा हमें ये चैप्टर पढ़ना है. इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश कंसिडरेशन and issue of debenture for consideration other than cash. Got the point? ये जो पॉइंट है ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. अब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? कैश. ये जो कैश है ये आप दो तरीके से लेते हो. या तो लमसम कैश रिसीव करोगे या फिर आप इंस्टॉलमेंट में कैश रिसीव करोगे. ये कैश हम ले रहे हैं लमसम या इंस्टॉलमेंट. तो ये मेथड हो गया हमारा लमसम मेथड. यस, लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड. इंस्टॉलमेंट मेथड. तो अभी हम इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, दिस वन, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश कंसिडरेशन. ठीक है, ये हमें पढ़ना है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश कंसिडरेशन. देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए इसका एक. जब हम डिवेंचर्स को कैश में इशू करते हैं और पैसा लमसम रिसीव कर लें, लमसम, तो नेट इफेक्ट की एंट्री हमारी एक ही बचती है. नेट इफेक्ट एंट्री मतलब एंड में हमारे पास यही एंट्री बचेगी. क्या एंट्री बचेगी? पैसा आपके पास आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. डिवेंचर्स आपके पास से जा रहे हैं और लायबिलिटी होती है, तो इतना परसेंट डिवेंचर अकाउंट. देखो डिवेंचर के नाम से पहले हमारा एक परसेंटेज लगा होता है. डिवेंचर के नाम से पहले हम सपोज ऐसे लिखते हैं 10% डिवेंचर्स. कंपनी ने क्या इशू करा? 10% डिवेंचर्स. तो ये जो परसेंटेज है इट में भी 10%, 12%, 50%. दिस परसेंटेज सिग्निफाइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. What is this denoting? It is signifying the rate of interest. Means on these debentures company will pay how much interest? 10%. Before the name of every debentures there is a percentage, and that percentage signifies the rate of interest. Got the point? So lump sum method, in lump sum method if we receive the cash in lump sum, एक मुश्त राशि अगर हम रिसीव कर लेते हैं, एक मुश्त राशि, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना परसेंट डिवेंचर अकाउंट. ठीक है, राइट डाउन वन क्वेश्चन. X Limited issued, write down one question, lump sum method. X Limited issued 1010% debentures, 1010% debentures, कॉमा लगा के बेटा 1000 कॉमा 10% डिवेंचर्स, ऐसे 1010% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच. Got the point? 1000 company, how much debenture company issued? 1000. 10%. It is the name of debenture, and the denomination of debenture is rupees 100. Means the value, face value of debenture is rupees 100. Company received all the amount in lump sum. Company received the full amount in lump sum. No installment facility has been given by the company to the investors. Company received full amount अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं लमसम मेथड का.
देखिए, इन लमसम मेथड वी विल हैव टू पास 2 जनरल एंट्री। हमको लमसम मेथड में 2 जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन जो नेट इफेक्ट आएगा जनरल एंट्री का वो वही आएगा, सिंगल एंट्री बचेगी हमारी एट द एंड। क्या एंट्री होती है लमसम मेथड में? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, जो भी डिवेंचर का नाम है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे कोई इंस्टॉलमेंट तो है नहीं, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हो रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए हैं? 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, ये अमाउंट आ गया हमारा 1 लाख। मीन्स कंपनी रिसीव द वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इन लमसम, द होल अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज कंपनी रिसीव्ड इन 1 इंस्टॉलमेंट। एक ही बार में ही सारा पैसा ले लिया कंपनी। जब एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा ले ले कंपनी तो वो लमसम मेथड कहलाता है। मतलब ना तो आगे किसी स्टेज पे कंपनी कॉल करेगी पैसे के लिए, ना इन्वेस्टर देंगे। जितना पैसा देना था डिवेंचर होल्डर्स ने कंपनी को एक साथ ही दे दिया और कंपनी ने एक साथ ही रिसीव कर लिया। तो ये रिसीव की एंट्री हो गई, ठीक है। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये नरेशन हो गया हमारा। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। थोड़ा सा अभी बड़ा लिखना है नरेशन, तो बड़ा लिख दीजिए। ऑन 1000 10% डिवेंचर्स, ऑन 1000 10% डिवेंचर्स। ये हो गई भाई हमारी जनरल एंट्री। ठीक है। सेकेंड एंट्री अब हम करते हैं इसको ड्यू करने की। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। देखिए जब भी आप रिसीव करेंगे तो देखिए हमारे पास पैसा आ रहा है, असेट आ रही है, तो जनरल एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है डेबिट कर दिया। लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, तो अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। पैसा आया, जिस चीज का पैसा आया वो क्रेडिट। जब आप ड्यू की एंट्री करोगे तो जिस चीज का अमाउंट आप ड्यू कर रहे हो, है ना, वो डेबिट। और लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हुई है? डिवेंचर। तो देखिए यहां पर भी कितना आ जाएगा? 1 लाख। बीइंग, नरेशन क्या लिखेंगे? आपने ड्यू करा है ना, बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखिए ये जो दो हमने जनरल एंट्री करी है, यहां पर एक अकाउंट कॉमन है। इन बोथ ऑफ दीज टू एंट्री
वन अकाउंट इज कॉमन। देखो कौन सा अकाउंट दोनों एंट्री में आ रहा है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये यहां क्रेडिट भी हुआ है और यही अकाउंट यहां डेबिट भी हुआ है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इन एंट्री को आपस में काट देगा। सेम अमाउंट, रिवर्स अकाउंट, सेम अकाउंट, सेम अमाउंट, रिवर्स अकाउंट, है ना। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। जब ये कट जाएंगी, हमको नहीं काटना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं आप। ये आपस में कट गई तो देखिए हमारी जनरल एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यही एंट्री मैंने बताई थी आपको। लमसम मेथड में एट द एंड हमारे पास एक ही जनरल एंट्री बचती है, 10% बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर अकाउंट होंगे तो 10%, 8% तो 8%, जो भी नाम हो डिवेंचर। तो लमसम मेथड की जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई। एक ही जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। क्लियर है। अब बात आती है इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स। इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स। समटाइम्स कंपनी gives the facility to pay the value of debenture in time interval, in gap, in installments. Means you can pay the value of debenture step by step, as and when company calls for, you have to pay, and company gives you the time. The purpose of company giving this time is to give the facility of slow payment to the investors. भाई आराम आराम से दीजिए पैसा, एक साथ देने में तो बर्डन आ जाता है। इंस्टॉलमेंट अगर होता है तो फिर थोड़ा बर्डन कम रहता है। देखिए आज की डेट में बैंक्स कितनी चीजों को फाइनेंस कर रहे हैं, है ना। कार लोन ले लीजिए, बैंक आपका हाउस लोन ले लीजिए, तमाम तरह के लोन है। और लोन का मतलब आपको रीपे किस में करना है, इंस्टॉलमेंट नहीं। 80% जो कार आज की डेट में मार्केट में चल रही है, रोड पे चल रही है, वो 80% फाइनेंस्ड है, समझे। 100 में से अगर 80 लोग कार चला रहे हैं तो 80 लोगों की कार कैसी है, इंस्टॉलमेंट पे। पेमेंट वो कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। तो ठीक इसी तरह से कंपनी भी कहती है कि भाई आप डिबेंचर्स खरीद लीजिए और हमको पेमेंट करिए धीरे धीरे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करिए, कौन सी जल्दी है। तो आइए इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड में मेथड ऑफ इशू ये भी आता है। अब जो मेथड ऑफ इशू हम पढ़ेंगे यहां पर, वो लमसम मेथड पर भी अप्लाई हो सकता है। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट अ शेयर्स कैन इशूड एट पार, एट प्रीमियम, but cannot be at discount. A shares cannot be issued at discount, but in case of debentures, debentures can be issued at discount. डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। यानी शेयर्स को इशू करने के तरीके दो हो गए, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। और डिवेंचर्स को इशू करने के तरीके तीन हो गए हमारे पास, इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। issue of debentures at par, at par, at प्रीमियम और एट डिस्काउंट। देखिए कंपनी जो डिबेंचर्स का अपना रेट रखती है, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेशन, ठीक है, डिनोमिनेशन। तो जो डिबेंचर्स का डिनोमिनेशन है वो 100 रुपीज हो सकता है। इक्विटी शेयर का डिनोमिनेशन ₹10 और ₹100 हो सकता है।
तो डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? ₹100। बेसिक प्राइस, फेस वैल्यू मींस द बेसिक प्राइस, the rate at which the company has issued these debenture are known as issue price. It may be different from its face value or base price. Issue price अलग होता है और face value अलग होती है. Face value means the basic price of security, whether of shares or debentures. And issue price is the price at which the company issues these securities in the market. Means the price at which these securities are available in the open market are known as issue price. 100 रुपए का डिवेंचर्स है तो बेसिक प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए. मैंने 100 रुपए में ही इशू कर दिया तो इशू प्राइस भी कितना हो गया? 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू करा तो ये हो गया इशू एट पार. यानी फेस वैल्यू बेसिक प्राइस कितना था? 100 और इशू प्राइस भी कितना है? 100. 100. This is the situation of issue of debenture at par, where the face value of the security is equal to the issue price. Means issue price is equal to the face value. This means the issue of security is at par. Second case, issue of security at premium means when the issue price is more than the face value. जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम. 100 रुपए का डिवेंचर आपने 120 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो कितना रुपए प्रीमियम लिया आपने? 20, है ना. 100 रुपए का डिवेंचर्स का बेसिक प्राइस तो कितना था? 100 रुपीज. बट वी हैव सोल्ड दीज डिवेंचर्स इन द मार्केट एट ₹120. वी आर चार्जिंग 20 rupees as a premium. So in this case, face value is ₹100, but issue price is 120. It means what? Issue price is greater than the face value. This is the situation of issue of debenture at premium. In this case, there is a profit to the company. In this case, profit to the company. And this profit is credited to the securities premium account. The amount of premium is a profit and we always credit the profit. Profit को हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं. तो इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. दिस प्रीमियम is to be credited to securities प्रीमियम अकाउंट. कहां क्रेडिट करेंगे इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो ये प्रॉफिट हुआ है. तो एक बात तो हमको पता चल गई है कि यहां पर एक एडिशनल जर्नल एंट्री हमें करनी है. क्या करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना है. कहां पर क्रेडिट करोगे? अलॉटमेंट के टाइम पर, जहां पर भी प्रीमियम रिसीव हुआ हो, जिस स्टेज पर भी प्रीमियम रिसीव होगा वहां हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट. और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट के टाइम पर. ठीक है. इन दिस केस, if debentures are issued at discount, अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का डिवेंचर्स आपने कम में इशू किया है. 100 रुपए के डिवेंचर्स को आपने 90 रुपए में इशू कर दिया है. मींस इशू प्राइस कितना हो गया यहाँ पे? 90. फेस वैल्यू कितना है? 100. In this case, face value is greater than the issue price. Face value ₹100 and issue price is 90. In this case, there is a loss to the company.
company suffers loss if the debentures are issued at discount. There is a loss to the company. कंपनी को नुकसान होता है इसका. There is a loss to the company. And this loss is to be debited. इसको हमको क्या करना है? डेबिट करना है. किस अकाउंट में? डिस्काउंट अकाउंट में. This loss is debited to the discount account. This loss is to be debited to the डिस्काउंट अकाउंट. उस लॉस को हमको कहां डेबिट करना है? डिस्काउंट अकाउंट में. और ये अलॉटमेंट के टाइम पर ही करना है, क्योंकि जनरली हम डिस्काउंट कब देते हैं? एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट. ठीक है. तो आइए बेटा, ये 3 केसेस हो गए जिस तरह से हम डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं. ठीक. अब हमको ये पढ़ना है कि इंस्टॉलमेंट मेथड में डिवेंचर्स कैसे इशू करे जाते हैं. इंस्टॉलमेंट मेथड, और उस इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चन को हम इन 3 तरीकों से करेंगे. व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. करेक्ट. देखिए, इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करते हैं हम. इंस्टॉलमेंट मेथड. इंस्टॉलमेंट मेथड में जो भी हमारी डिवेंचर का इशू प्राइस होता है, किसको बताया बेटा मैंने? इशू प्राइस को. इशू प्राइस को हम वेरियस पार्ट्स में बांट देते हैं. वेरियस पार्ट्स में. सपोज अभी हम पहला केस ले लेते हैं. वी हैव इशूड 1000 डिवेंचर्स. 1000 10% डिवेंचर्स ऑफ हाउ मेनी रुपीज? ऑफ रुपीज 100 ईच. है ना. 100 रुपीज के डिवेंचर है. हाउ मेनी? 1000. और डिवेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपए. हमने इशू भी 100 रुपए पे किया है. 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए पे हम इशू कर रहे हैं. यानी टोटल हमें कितना पैसा मिलना चाहिए? 1000 इंटू 100. कितना पैसा? 1 लाख रुपीज हमको मिलना चाहिए. अभी पिछले क्वेश्चन में तो ये 1 लाख रुपीज हमने लमसम ले लिया था, पूरा पैसा एक साथ ले लिया था. बट यहां पर हम इसको वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट्स में हमको इसको डिवाइड करना होता है. किसको डिवाइड कर रहे हैं आप? इशू प्राइस को. इशू प्राइस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. सपोज आउट ऑफ द रुपीज 100, sum of the rupees is to be called at the time of application, sum of the rupees at the time of allotment, first call, second and final call. Final word is suffix at the end of the name of the call when your amount fulfills. जब भी पैसा पूरा होता है तो हम फाइनल वर्ड लगाते हैं. इस 100 रुपए को अब हमने बांट दिया है 4 इंस्टॉलमेंट में. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल. कैसे कैसे मांगा है हमने? हमने सोचा 20 रुपए एप्लीकेशन पे मांग लेंगे, 30 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे,
₹20 फर्स्ट कॉल और ₹30 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यानी इस इशू प्राइस के हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। नहीं, अब हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आएगा, 1000 इंटू 20। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना आया, ₹20,000, 1020। अब फिर हम 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, जैसा हमने डिसाइड कर रखा है। इंस्टॉलमेंट का पर्पस क्या होता है, टाइम देना। तो हम दूसरी कॉल में, अगली स्टेजेस में क्या देंगे, टाइम देंगे, टाइम गैप। एटलीस्ट 1 मंथ टाइम गैप शुड बी देयर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स। कितने महीने का गैप होना चाहिए, कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। 1 मंथ टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव कॉल्स। ठीक है, तभी तो इंस्टॉलमेंट होगा भाई। अगर एक कुछ पैसा मैंने आज ले लिया, फिर मैं कह रहा हूं परसों दे देना, तो कहां से दोगे। 1 महीने का गैप चाहिए कम से कम। तो अगला इंस्टॉलमेंट है हमारा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा हमने अगले महीने मांगा, कितना पैसा आ गया, 30,000, 1000 इंटू 30। फिर हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, उससे अगले 1 महीने बाद फिर हमारे पास 20,000 आ गए। फिर हमने 2 महीने बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल वर्ड इसलिए लगा दिया क्योंकि ये 30,000 रुपए मिलते ही हमारे 1 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। ये हो गया ना 1 लाख। देखो यहां पर 1 महीने का गैप, 1 महीने का गैप, 2 महीने का गैप, 3 महीना तो ये हो गया, और लास्ट में 2 महीने का गैप। ये पैसे हमने 5 महीने में रिसीव करे हैं, जबकि लमसम मेथड में सारे 1 लाख रुपए हम कैसे रिसीव करते हैं, एक बार में। तो ये केस समझ में आ गया। इंस्टॉलमेंट मेथड की जब एंट्री हम करेंगे तो हर एक स्टेज पर बेटा हमको 2 एंट्री करनी है। हमने लमसम मेथड में भी 2 एंट्री करी थी, एक रिसीव की और एक ड्यू की। यहां पर भी हमको हर एक स्टेज पर 2 एंट्री करनी है। एप्लीकेशन के टाइम पर आप 2 एंट्री करोगे, पहले रिसीव की फिर ड्यू की। इसके बाद आप चेंज कर दोगे इस पैटर्न को। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी पहले ड्यू और फिर रिसीव, सेकेंड कॉल के टाइम पर भी पहले ड्यू और फिर रिसीव। यानी एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव और फिर ड्यू है, और बाकी सारी इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू और फिर रिसीव। इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। तो डिवेंचर का हमको मीनिंग समझ में आ गया, सिक्योर डिवेंचर्स क्या होते हैं, अनसिक्योर डिवेंचर्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों मेथड के इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस और फिर और थोड़ा सा आगे के कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है।